नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। महापौर डॉक्टर शैली ओबरॉय ने हरदयाल पब्लिक लाइब्रेरी में भ्रष्टाचार होने की शिकायत मिलने पर जांच के आदेश दिए हैं। दरअसल महापौर डॉक्टर ओबरॉय ने मंगलवार को चांदनी चौक स्थित हरदयाल लाइब्रेरी का निरीक्षण किया। इस दौरान कर्मचारियों ने लाइब्रेरी से जुड़े भ्रष्टाचार के बारे में मेयर को विस्तार से बताया। मेयर ने कहा कि हरदयाल लाइब्रेरी में हुए भ्रष्टाचार की जांच कमेटी करेगी, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। महापौर ने कहा कि निगम में पिछले प्रशासन के समय के कर्मचारियो66 को तनख्वाह नहीं मिली है। हमारी प्राथमिकता सबसे पहले कर्मचारियों को तनख्वाह देना है। मेयर ने 266 दिनों से हड़ताल कर रखे कर्मचारियों और पुस्तकालय की कार्यप्रणाली का जायजा लिया। लाइब्रेरी का निरीक्षण करने के दौरान हड़ताल कर रहे कर्मचारियों ने बताया कि लाइब्रेरी में हर स्तर पर भ्रष्टाचार व्याप्त है। कर्मचारियों ने बताया कि पक्के कर्मचारियों को कच्चा बताया जा रहा है। नियमों का उल्लंघन करके कार्यवाहक लाइब्रेरियन बना दिया गया है। मेयर डॉक्टर ओबरॉय ने शिकायत सुनने के बाद लाइब्रेरी से जुड़े कर्मचारियों की सैलरी के विषय पर 2 दिन बाद बैठक बुलाई है। इसमें हरदयाल लाइब्रेरी से जुड़े सभी कर्मचारी हिस्सा लेंगे। मेयर ने पुस्तकालय में पढ़ने वाले छात्रों से भी मुलाकात की है। विद्यार्थियों ने कहा कि पानी और एसी की सुविधा नहीं है, इसकी वजह से पढ़ाई करने में काफी समस्या आती है। महापौर ने कहा कि पुस्तकालय में छात्रों को हर संभव सुविधा मुहैया कराई जाएगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, जिस तरीके से हरदयाल लाइब्रेरी जो है वहां के छात्र जो है लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, उस प्रदर्शन को लेकर महापौर जो है शैली ओबरॉय उन्होंने बातचीत की है और यहां पर जांच के आदेश दिए हैं। देखिए, यहाँ पर बात करें हरदयाल सिंह लाइब्रेरी की, तो हरदयाल सिंह लाइब्रेरी जो है वो सन 1970 से बनाई गई है और उसको लेकर कह सकते हैं 17 से लेकर बनाई गई थी और उसकी जो कहीं ना कहीं प्रक्रिया है वो बहुत पुरानी मानी जाती है, क्योंकि दिल्ली के अंदर एक ऐसी लाइब्रेरी है जो कहीं ना कहीं बहुत पुरानी मानी जाती है। दूसरा, यहाँ पर जिस तरीके से कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं 166 दिन तक कहीं ना कहीं उन्होंने प्रदर्शन किया और उसके बाद भी कहीं ना कहीं जो उस समय भाजपा की सरकार थी यानी कि निगम के अंदर, उनसे भी कहीं ना कहीं गुहार लगाई गई थी, मगर उनकी जो सैलरी थी वो नहीं मिल पा रही थी। मगर अब निगम के अंदर आम आदमी पार्टी आ चुकी है और शैली ओबराय जो है वो मेयर बन चुकी है। अब मेयर की तरफ से कल जो थी कहीं ना कहीं हरदयाल सिंह लाइब्रेरी के अंदर वो पहुंचे और उनसे जितने भी प्रदर्शनकारी थे उनसे बातचीत की और यहाँ तक कि ये भी कोशिश की गई कि उनकी परेशानियां क्या है उनसे बैठकर सलाह मशवरा करा गया कि आपकी सैलरी कब से नहीं मिल रही है, और ये पूरी जानकारी जो है वो शैली ओबराय को मिल चुकी है। मगर अब कहीं ना कहीं शैली ओबराय की तरफ से ये स्पष्ट कर दिया गया है कि इसके अंदर एक कमेटी बनाई जाएगी और वो डिसाइड करेगी कि कितने दिनों से कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल रही है, जिन कर्मचारियों को पक्का किया गया है उनको अभी तक कच्चा क्यों दिखाया जा रहा है, और जो गड़बड़ बताई जा रही है, जो भ्रष्टाचार बताया जा रहा है हरदयाल सिंह लाइब्रेरी को लेकर, उसके अंदर भी अब जांच की जाएगी और जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि हरदयाल सिंह के लाइब्रेरी के अंदर कौन दोषी है कौन दोषी नहीं है। दूसरा, जो कर्मचारी अभी तक लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, वो उनकी जो मांगे थी उनके लिए भी कहीं ना कहीं अब 2 दिन बाद भी एक बैठक बुलाई गई है, उसके अंदर भी निर्णय लिया जाएगा कि सैलरी जो है वो कब से दी जाएगी और उनको किस तरीके से सैलरी मिल पाएगी, और जो कच्चे कर्मचारी है उनको कब से पक्का किया जाएगा। इसके लिए तमाम जो कोशिश है वो 2 दिन बाद जरूर की जाएगी। मगर देखना होगा क्या शैली ओबराय जो नहीं आम आदमी पार्टी से है और वो मेयर बन चुकी है, वो इस लाइब्रेरी को लेकर कितना बड़ा कदम उठा सकती है। दूसरा, भाजपा की जब निगम के अंदर सरकार थी तो उस समय भी कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया था, मांग की थी कि उनको सैलरी दी जाए, और जो सैलरी नहीं मिल रही है जिसकी वजह से उनका घर का जो गुजारा है वो नहीं हो पा रहा था। मगर भाजपा की तरफ से कहते हैं हरदयाल सिंह लाइब्रेरी को लेकर कोई भी बड़ा जो कदम था वो नहीं उठाया गया था। मगर अब कहीं ना कहीं जब आम आदमी पार्टी आ चुकी है इसके अंदर, तो कहीं ना कहीं देखना होगा कि आम आदमी पार्टी की
तरफ से कर्मचारियों के लिए सैलरी को लेकर कितना बड़ा कदम उठाया जा सकता है। जी राजीव, जिस तरीके से कर्मचारी लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, जायजा वहां पर लिया गया। इस दौरान कई अहम निर्देश जो है वो शैली ओबरॉय ने दिए हैं। महापौर जो है वो यहाँ पर जांच के आदेश देते नजर आई है। अब इस जांच कमेटी कब से कार्य करेगी और कब तक ये जो जांच के आदेश देने के बाद जो रिपोर्ट है वो सौंपी जाएगी? देखिए, यहाँ पर बात करें जो जांच कमेटी की, तो जहां शैली ओबराय की तरफ से जांच कमेटी जरूर हरदयाल सिंह लाइब्रेरी को लेकर बनाई गई है और उसके अंदर कब तक स्पष्ट हो पाएगा ये अभी तक खुलासा नहीं किया गया, मगर लगभग ये माना जा रहा है कि 2 महीने के अंदर रिपोर्ट जो है वो कमेटी जो है वो शैली ओबराय को देगी और उसके बाद में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शैली ओबराय की तरफ से ये जरूर स्पष्ट किया गया कि जो भी दोषी होगा, जिसने भी भ्रष्टाचार किया है, उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मगर देखना होगा कि हरदयाल सिंह लाइब्रेरी को लेकर जो अभी तक कर्मचारी थे वो कहीं ना कहीं संघर्ष करते हुए नजर आ रहे थे और हरदयाल सिंह लाइब्रेरी के बाहर जो प्रदर्शन किया जा रहा था और लगभग कह सकते हैं 266 दिन जो है वो प्रदर्शन किया गया, मगर अभी तक भाजपा की जो पहले सरकार थी उनकी तरफ से कोई भी कदम नहीं उठाया गया था। मगर हाँ, बैठकें जरूर की गई थी पहले भी हरदयाल सिंह लाइब्रेरी के कर्मचारियों के द्वारा, मगर कहीं ना कहीं इस बैठक का जो नतीजा था वो नहीं निकल पाया था। मगर अब कहीं ना कहीं निगम के अंदर आम आदमी पार्टी आ चुकी है, तो कहीं ना कहीं निगम कर्मचारी जो हरदयाल सिंह जो लाइब्रेरी के कर्मचारी है उनको अब उम्मीद लग रही है कि जो शैली ओबराय है वो उनके लिए कहीं ना कहीं कार्य करेंगी और जिस तरीके से उन्होंने कमेटी के लिए कहा गया है कि हम कमेटी बनाएंगे और कमेटी के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कौन दोषी है इसके अंदर, मगर जो भी दोषी होगा उनके लिए बिल्कुल संदेश दे दिया गया है कि उनको बख्शा नहीं जाएगा। जी राजीव, जिस तरीके से यहाँ पर निर्देश दिए गए थे, अब जो विद्यार्थी प्रदर्शन कर रहे थे, क्योंकि कई पानी की समस्या बता रहे थे, कई एसी की समस्या बता रहे थे, ऐसे में अब विद्यार्थियों का क्या कुछ कहना है? क्या जांच के आदेश देने के बाद उनको आश्वासन मिला है, उन्होंने धरना खत्म किया? देखिए, यहाँ पर बात करें कर्मचारियों की और जो पढ़ने आते थे वहां पर उनको लिए भी कहीं ना कहीं ये कहा गया था कि पानी की सुविधा नहीं है, साफ सुविधाएं नहीं है, यहाँ पर लगातार जो लाइब्रेरी के अंदर लोग बाग जो किताबें पढ़ने आते हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं। कर्मचारी तो पहले से ही परेशान थे, मगर अब कहीं ना कहीं कर्मचारियों की बात करें या फिर कहें आम जनता की बात करें तो उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि शैली ओबराय जिस तरीके से उन्होंने जांच के आदेश दिए हैं, कमेटी का गठन किया गया है, तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं उनकी जो परेशानियां है वो कुछ ही समय के अंदर उनकी जो परेशानियां वो दूर की जाएगी। दूसरा, सैलरी को लेकर अभी तक जो संघर्ष किया जा रहा था वो संघर्ष भी लगभग जो है वो कुछ ही समय के अंदर यानी कि लगभग 2 महीने के अंदर ये संघर्ष भी है जो खत्म होता हुआ नजर आएगा। उनकी सैलरी जो है जितनी भी बनती है उनकी, चाहे वो कितने दिनों की है, उनको लेकर भी कहीं ना कहीं अब सैलरी दी जाएगी और जांच के आदेश बिल्कुल दिए गए कि इसके अंदर दोषी कौन है, सैलरी क्यों रोकी गई है और दूसरा जो कच्चे कर्मचारी उनको पक्का क्यों नहीं करा गया है। इन तमाम मुद्दों से कहीं ना कहीं शैली ओबराय के द्वारा कहीं ना कहीं जो जांच कमेटी बनाई गई है उसके अंदर ही स्पष्ट हो पाएगा कि इसके अंदर दोषी कौन है, कर्मचारियों की सैलरी कितनी है और जो कहते हैं जो कच्चे कर्मचारी है वो कितने हैं, उसका पूरा रिकॉर्ड जो है वो इस कमेटी के माध्यम से शैली ओबराय को दिया जाएगा। जी ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार बुधवार सुबह 11 बजे दिल्ली विधानसभा में राज्य का बजट पेश करेगी। गृह मंत्रालय ने मंगलवार को दिल्ली सरकार के बजट को मंजूरी दे दी है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा सदन में ये कहा कि देर आए दुरुस्त आए, केंद्र सरकार ने मंजूरी पहले ही दे दी होती तो इतना बखेड़ा करने की क्या जरूरत थी। सोमवार को सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर दिल्ली का बजट रोकने का आरोप लगाया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार से विज्ञापन समेत 3 मुद्दों पर जवाब मांगा था। इस पर दिल्ली सरकार ने रिप्लाई नहीं किया था, इसलिए बजट अप्रूव नहीं हो सका था। इधर केंद्र से मंजूरी मिलते ही अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में चर्चा के दौरान केंद्र पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बजट पर केंद्र की आपत्ति असंवैधानिक और निराधार है। देश के 75 साल के इतिहास में किसी भी सरकार का बजट नहीं रोका गया। हमने मंगलवार को बजट उनकी आपत्तियों को बिना बदलाव के भेजा और उन्होंने इसे मंजूरी दे दी। इतना अहंकार ठीक नहीं है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता शिवम पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। शिवम, आज विधानसभा का बजट पेश होने जा रहा है। लंबी बहस के बाद ये बजट को अब मंजूरी मिली है और आज ये बजट पेश होगा, किस तरीके की जानकारी? जी
मैं आपको बताना चाहूंगा आज क्योंकि 11 बजे विधानसभा में बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री कैलाश गहलोत की अध्यक्षता में बजट पेश होगा, क्योंकि मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद वित्त मंत्री की अध्यक्षता में जो बजट पेश किया जाएगा, ये दिल्ली का बजट जो था ये कल पेश किया जाना था, लेकिन गृह मंत्रालय की मंजूरी न मिलने की वजह से ये बजट आज पेश किया जाएगा। जी शिवम, गृह मंत्रालय ने इसे कल मंजूरी दे दी थी, लेकिन आज ये बजट पेश किया जाएगा। कल विधानसभा में भी इसी तरीके का हंगामा बरपा जब अरविंद केजरीवाल ने केंद्र पर निशाना भी साधा। साइका की कहीं न कहीं देखा जाए कि जब परसों दिल्ली सरकार ने मतलब सोमवार को ये बजट का जो फाइल भेजा था, गृह मंत्रालय ने कहा कि देर होने के कारण नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से अप्रूवल नहीं। इसके अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर से कहा कि जो बजट पेश किया गया था सेम बजट वही रखा गया को स्वास्थ्य सेवा शिक्षा पर मुख्य फोकस किया गया है। शिवम, अगर बात करें तो जिस तरीके से आपत्तियां पहले दर्ज की गई थी और उन आपत्तियों में क्या बदलाव करके भेजा गया या फिर वो आपत्तियों में बदलाव नहीं किया गया है? केंद्र की ओर से आपत्तियां जताई गई थी जो विज्ञापन स्वास्थ्य मंत्री। शिवम, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वारिस पंजाब दे संगठन के प्रमुख और खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह को पुलिस पिछले 4 दिन से तलाश रही है। अमृतपाल कहां है, अभी इसकी जानकारी किसी को नहीं है। अब पुलिस का कहना है कि अमृतपाल हुलिया बदलकर भाग गया है। पुलिस ने उसकी नई पुरानी तस्वीरें जारी की है। पुलिस ने उस पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून भी लगा दिया है। उसकी एनआरआई पत्नी किरणदीप कौर और परिवार के बैंक खातों, मूवमेंट और संबंधों की भी जांच की जा रही है। जांच के लिए अमृतपाल के 500 करीबियों की लिस्ट भी तैयार की गई है। अभी तक 154 आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस का कहना है कि अमृतपाल सिख देश बनाना चाहता था। हालांकि अमृतपाल के पिता का आरोप है कि पुलिस फंसा रही है और उसे हिरासत में रखा गया है। इस बीच पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने मंगलवार को सरकार से पूछा कि जब अमृतपाल को देश के लिए खतरा बताया तो उसे अभी तक पकड़ा क्यों नहीं गया है। स्टेट के 80,000 पुलिस वाले आखिर क्या कर रहे हैं? तो आपको बता दें कि अमृतपाल पर पुलिस द्वारा एनएसए लगाया गया है और इस बीच आज भी अमृतपाल की तलाश जो है वो जारी है। आज 5वां दिन अमृतपाल पर कार्रवाई को लेकर हो गया है। इस कार्रवाई के 5वें दिन अभी भी तलाश जारी है, क्योंकि अमृतपाल कहां है इसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। हालांकि कुछ तस्वीरें सामने आ रही है, कुछ वीडियो सामने आ रहे हैं। ये सीसीटीवी फुटेज है जिसमें बताया जा रहा है कि अमृतपाल भेस बदलकर फरार हो गया है और ये सीसीटीवी फुटेज इसमें जो अमृतपाल है उससे बताया जा रहा है कि वो भेस बदलकर फरार हो गया है। ये जो है प्रशासन का कहना है और इसी के साथ उन्होंने कहा कि 154 जो समर्थक हैं अमृतपाल के उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है और साथ ही साथ एनएसए की कार्रवाई जो है वो अमृतपाल पर भी की गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से संवाददाता अमित सेठी हमारे साथ मौजूद है। अमित, अमृतपाल पर 5वें दिन भी कार्रवाई जारी है, लेकिन कहां है अमृतपाल, इसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। आज 5वां दिन हो चुका है और पुलिस जो है जगह जगह छापेमारी कर रही है और अभी तक जो है पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा और जगह जगह छापेमारी का जो दौर जो है वो चल रहा है। और हालांकि कल जो है एक पुलिस द्वारा जो है एक सीसीटीवी फुटेज भी जो है जारी की गई है। उसमें साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि गाड़ियों का काफिला जा रहा है और उसके बाद एक फुटेज जो है वो दिखती है जिसमें अमृतपाल जो है एक बाइक के पीछे सवार होकर जा रहा है और पुलिस के हाथ जो है अभी तक कुछ भी नहीं लगा।
अभी पूरे मामले में किस तरीके की अपडेट सामने आ रही है, किस तरीके से पंजाब पुलिस अभी भी कार्रवाई कर रही है, तलाश अमृतपाल की कर रही है, और पंजाब में किस तरीके के हालात? अगर पंजाब के हालात की बात की जाए तो पंजाब में हालात तो अभी सामान्य हैं, मगर साथ ही अगर पंजाब पुलिस जो है जगह जगह जो है छापेमारी कर रही है और छापेमारी का जो अपना जो सिलसिला है वो लगातार चल रहा है। अगर अमृतपाल के चाचा से जो भी है उनसे भी पूछताछ की जा रही है, क्योंकि उस समय जो है चाचा जो थे अमृतपाल के वो उनके साथ थे, उनसे भी जो है बार बार जो पंजाब पुलिस है वो भी पूछताछ कर रही है। अमित, क्या पूछताछ में कुछ खुलासे हो पाए हैं? क्योंकि अगर पूछताछ में कुछ खुलासे होते हैं तो उससे अमृतपाल कहाँ है इसकी जानकारी मिल सकती है। बिल्कुल, पंजाब पुलिस ने अभी इस मामले पे जो है स्पष्टीकरण तो नहीं दिया है, मगर अगर भरोसेमंद सूत्रों की माने तो छापेमारी जो है वो भी चल रही है और कुछ उनके हाथ ऐसे इनपुट्स लगे हैं जिनसे जो है पंजाब पुलिस को जल्दी बड़ी सफलता मिल सकती है। अगर बात करें अमृतपाल के परिवार की, तो उनके परिवार पर, उनकी पत्नी पर भी अब कार्रवाई जो है वो पंजाब पुलिस करती नजर आ रही है और उनके बैंक अकाउंट्स और मूवमेंट की भी जांच पड़ताल की जा रही है। कब से ये कार्रवाई शुरू हुई? जी बिल्कुल, पिछले 2 दिनों से जो है उनकी धर्मपत्नी जो है उनपे भी जो है पुलिस ने नकेल कसी हुई है, उनके परिवार जो है उनपे भी जो है पुलिस ने नकेल कसी है, मगर परिवार जो है कहीं ना कहीं आरोप यही लगा रहा है, उनके वकील ने भी आरोप लगाया पंजाब पुलिस के पास कि अमृतपाल जो है पंजाब पुलिस के पास है। मगर जिस तरह से कल वीडियोस जो सीसीटीवी जो वायरल हुई हैं उसके बाद जो है पुलिस पे सवालिया चिन्ह उठाना जो है ठीक नहीं होगा, क्योंकि उसमें साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि बाइक के पीछे जो है अमृतपाल जाता हुआ दिख रहा है। अगर परिजनों की बात करें तो इस कार्रवाई से परिजनों का क्या कुछ कहना है? बिल्कुल, परिजनों का यही कहना है, वो बार बार यही बोल रहे हैं कि पंजाब पुलिस के पास ही जो है अमृतपाल जो है वो पंजाब पुलिस के पास ही है, मगर इस पे कहना वाजिब नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज सब सामने आ जाती है तो उसके बाद जो है काफी हद तक जो है साफ हो चुका है कि पंजाब पुलिस के पास जो है अमृतपाल नहीं है। अमृतपाल की पत्नी की भी बैंक अकाउंट्स की जांच हो रही है, हालांकि उनकी पत्नी विदेश में है। किस तरीके से जांच उनकी पत्नी की हो रही है? जो उनके बैंक खाते हैं उनको खंगाला जा रहा है और फोनिकली जो है बातचीत भी जो है वो भी की जा रही है। हालांकि अभी तक कुछ पुख्ता जो इनपुट्स हैं वो पंजाब पुलिस के हाथ जो है बैंक खातों की जो है नहीं लगी। कहा जा रहा है कि अमृतपाल भाग गया है और नेपाल भागने की कोशिश में अमृतपाल है। इस वजह से सभी बॉर्डर्स जो है वो भी सील कर दिए गए हैं, बीएसएफ को भी अलर्ट पर रखा गया है। बिल्कुल, सभी बॉर्डर्स जो हैं उनको सील कर दिया गया है, चाहे पंजाब की बात हो चाहे राजस्थान की बात हो। सभी जिलों की जो पुलिस है उनको हाई अलर्ट पे रखा हुआ है कि सूत्र जो है यही बता रहे हैं कि अमृतपाल जो है नेपाल के रास्ते से जो है विदेश जाने के फिराक में। अगर अमित बात की जाए इंटरनेट की, तो कल ही इंटरनेट सेवाएं पंजाब में एक बार फिर से बहाल की गई है। हालांकि 6 जिले ऐसे हैं जहां पर इंटरनेट सेवा बहाल नहीं की गई है, लेकिन अन्य जिलों में बहाल कर दी गई है। ऐसे में माहौल खराब होने की आशंका जताई जा रही थी। इस समय पंजाब का माहौल कैसा है? तो पंजाब में अभी अमन शांति का माहौल देखने को मिल रहा है। अगर वहीं इंटरनेट सेवाओं की बात की जाए तो इंटरनेट सेवाएं जो हैं कुछ जिलों में जो है बहाल कर दी गई हैं। हालांकि जो अमृतसर और तरन तारण जलंधर जो इस साइड मोगा साइड के जो एरिया हैं वहाँ पर जो इंटरनेट सेवाएं हैं वो अभी जो है उनको बहाल नहीं किया गया है और कई जगहों पे जो है अभी इंटरनेट जो है स्लो भी चल रहा है। अमृतपाल जिस तरीके से विदेश भागने की फिराक में है, इस बीच कल ही जब हाईकोर्ट में सुनवाई हुई तो सरकार को भी कहीं ना कहीं फटकार लगाई गई कोर्ट द्वारा और ये पूछा गया कि आपके 80,000 पुलिसकर्मी आखिर कहां गए थे, क्या कर रहे थे। उसको लेकर क्या जवाब है अभी? बिल्कुल, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने भी जो है पंजाब पुलिस को भी, पंजाब सरकार को भी जो है फटकार लगाई है पूरे मामले में कि इतने भारी पुलिस बल जो थे बाकी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, उनको नहीं, सिर्फ अमृतपाल को जो है नहीं पकड़ा गया। कहीं ना कहीं पुलिस पे सवालिया चिन्ह तो खड़े होते ही हैं इस पूरे मामले में। अब अगर बात की जाए तो पुलिस को 1 हफ्ते का समय दिया गया है अमृतपाल को पेश करने के लिए। पुलिस के सामने ये बड़ी चुनौती है कि आखिर अमृतपाल को कैसे कोर्ट के सामने पेश किया जाए। जी बिल्कुल, 1 हफ्ते का समय जो है पुलिस को दिया गया है और कल से ही जो है छापेमारी का जो दौर है वो बढ़ा दिया गया है और इसी प्रयास में जो है पंजाब पुलिस लगी हुई है कि जल्द से जल्द जो है अब अमृतपाल को गिरफ्तार करके कोर्ट के सामने पेश किया जाए। अमृतपाल पर एनएसए भी लगाया गया है, क्या ये बताया गया कि किस आधार पर एनएसए लगाया गया है अमृतपाल पर? जिस तरह से उनकी जो गतिविधियां, जिस तरह से जो उनके बयान आते थे उनको मद्देनजर रखते हुए जो है उनके ऊपर जो है ये धारा लगाई गई है।
ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल इन दिनों फरार चल रहा है और उसके कई समर्थक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इस मामले में महाराष्ट्र पुलिस और उत्तराखंड पुलिस भी अलर्ट पर हो गई है। महाराष्ट्र के नांदेड़ की पुलिस और उत्तराखंड के उधम सिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून में पुलिस विशेष निगरानी कर रही है। नांदेड़ के एसपी श्रीकृष्ण कोकाटे ने यह बताया कि हम सतर्कता बरत रहे हैं। अमृतपाल की बड़े पैमाने पर तलाशी की जा रही है। उसको देखते हुए महाराष्ट्र पुलिस भी अलर्ट हो गई है और खासकर नांदेड़ जिले की पुलिस सबसे ज्यादा चौकन्ना है। नांदेड़ पुलिस हर आने जाने वाले लोगों पर नजर बनाए हुए है। महाराष्ट्र की एटीएस को भी अलर्ट पर रखा गया है। तो आपको बता दें कि अमृतपाल पर कार्रवाई पंजाब में चल रही है, लेकिन उसको लेकर अलर्ट पड़ोसी राज्यों में भी कर दिया गया है और इस बीच ये अलर्ट जो है वो महाराष्ट्र में भी किया गया है और महाराष्ट्र में इस अलर्ट को लेकर पुलिस जो है वो पूरे तरीके से मुस्तैद नजर आ रही है। पुलिस इस पर कार्रवाई कर रही है। नांदेड़ पुलिस की अगर बात करें तो पूरे तरीके से मुस्तैदी के साथ नांदेड़ पुलिस जो है वो कार्रवाई कर रही है। हर आने जाने वाले वाहन की चेकिंग की जा रही है और उन पर निगरानी रखी जा रही है। ऐसे में अब किस तरीके से अमृतपाल को पकड़कर उस पर कार्रवाई होती है, यह देखना सबसे अहम होगा, क्योंकि लगातार सभी जो राज्य है आस पड़ोस के उन पर अलर्ट जारी कर दिया गया है और इन राज्यों में पूरे तरीके से पुलिस जो है वो सक्रिय नजर आ रही है। आपको बता दें कि चाहे हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड या फिर महाराष्ट्र, सभी जगह पर अमृतपाल को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अमृतपाल हुलिया बदलकर अब भागने की फिराक में है। हालांकि ये सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया जिसमें वो हुलिया बदलकर भागते हुए नजर भी आ रहा है। ऐसे में अब उसके कई समर्थक गिरफ्तार किए जा चुके हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि इस मामले में कुछ अपडेट सामने आए। लेकिन इसी के साथ पुलिस भी अलर्ट पर है। पड़ोसी राज्यों के पुलिस को अलर्ट पर रखा गया है और खासकर महाराष्ट्र के नांदेड़ पुलिस को अलर्ट पर रखा गया है। नांदेड़ पुलिस हर वाहन की चेकिंग कर रही है, हर वाहन को खंगाला जा रहा है, आते जाते लोगों से पूछताछ की जा रही है और सबसे चौकन्ना इस समय महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले की पुलिस नजर आ रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मुंबई से संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ मौजूद हैं। सत्यप्रकाश, किस तरीके की जानकारी? अमृतपाल को लेकर लगातार पुलिस अलर्ट पर है और महाराष्ट्र में भी इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बिल्कुल मुस्कान जी, महाराष्ट्र में अमृतपाल सिंह को लेकर लगातार तलाश जारी है। जिस तरह से महाराष्ट्र की एटीएस लगातार कोशिश कर रही है कि पंजाब पुलिस के साथ साथ जिस तरह से राज्य में अमृतपाल सिंह ने हड़कंप मचाया है, उस पूरे मामले में जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी हो। हालांकि पंजाब पुलिस द्वारा जिस तरह से जानकारी दी गई है कि करीब 114 से ज्यादा गिरफ्तारी की गई है, जिसमें सबसे प्रमुख है कि उस संस्थान चलाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। लेकिन अब तक मुख्य आरोपी अमृतपाल सिंह अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। और महाराष्ट्र में जिस तरह से नांदाड़ में अलर्ट जारी किया गया है, नांदाड़ एटीएस की टीम लगातार कोशिश कर रही है कि अमृतपाल सिंह की जैसे ही जानकारी मिले उसके बाद तुरंत उस सुराग को जो पंजाब पुलिस को दिया जाए, उसकी गिरफ्तारी की जाए। लेकिन अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई, लेकिन एटीएस लगातार अलर्ट मोड पर रखेगी। नांदेड़ में अगर बात की जाए तो किस तरीके के हालात हैं और किस तरीके से पुलिस का अभियान जारी है? देखिए, नांदेड़ में एटीएस और क्राइम ब्रांच के अलावा लोकल पुलिस को भी अलर्ट पर रखा गया है, क्योंकि जिस तरह से
मुख्य आरोपी अपना वेश बदलकर, अपना हुलिया बदलकर छुपने की कोशिश कर रहा है, चकमा देने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए पूरी तरह से अलर्ट पर रखा गया है और एहतियातन कई तस्वीरें भी जारी की गई है जो महाराष्ट्र के नांदेड़ में भी लगाई गई है। और ये देखा जा रहा है कि जैसे ही आरोपी को कोई शिनाख्त या जानकारी मिलती है, उसकी पहचान की जाएगी, उसके बाद उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। हालांकि महाराष्ट्र और जालंधर सहित कई और इलाके हैं जहां पर इस तरह का अलर्ट जारी किया गया है। खासकर उत्तराखंड में भी अलर्ट जारी किया गया है और देखा जा रहा है कि किसी भी तरह से अगर यह अपने संस्थान के किसी भी शख्स या जान पहचान के लोगों के पास मिलने के लिए आने वाला होगा तो उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से नांदेड़ की जो पुलिस है वो लगातार अभियान चला रही है, आने वाले वाहनों की चेकिंग की जा रही है, इस दौरान क्या उनको कोई संदेश दिया जा रहा है? क्या लोगों को कोई, क्योंकि अलर्ट पर पुलिस है, तो क्या लोगों को किसी प्रकार की गाइडलाइंस? देखिए, जिस तरह से आरोपी के संगठन काम कर रहे थे, खालिस्तानी समर्थकों के लिए काम कर रहे थे, उसको लेकर कहीं ना कहीं अलर्ट जारी किया गया है कि अगर इस तरह की कोई संशयास्पद स्थिति बनती है या नजर आती है तो तुरंत लोकल पुलिस को सूचना करें। लोकल पुलिस पंजाब पुलिस को इसकी जानकारी पूरी तरह से देगी। लेकिन देश सहित विदेशों में जिस तरह से खालिस्तानी समर्थक हड़कंप मचाए हुए हैं, उत्पात मचाए हुए हैं, उसको लेकर मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी बेहद जरूरी है। इसलिए लंदन में भी दूतावास पे जिस तरह से हमले हुए, लंदन के जो है वहां के जो है झंडे उतारे गए और रविवार जो है जमकर उत्पात मचाया गया, उसको लेकर लंदन जो है सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा बताया गया कि महाराष्ट्र और भारत की पुलिस जो है इस पूरे मामले में सक्षम है, बहुत जल्द इस पर कार्रवाई करेगी। लेकिन इस तरह के खालिस्तानी समर्थकों के खिलाफ उच्च से उच्च कार्रवाई करनी चाहिए और उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। सत्यप्रकाश, अगर देखा जाए तो जो अमृतपाल है वो फिराक में है कि किसी भी तरीके से विदेश भागा जा सके, ऐसे में सभी एयरपोर्ट्स पर भी विशेष जो गाइडलाइंस है वो जारी की गई है, एयरपोर्ट्स को अलर्ट पर रखा गया है। मुंबई में भी एयरपोर्ट है, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, वहां पर किस तरीके से सुरक्षा की जा रही है, सुरक्षा बढ़ाई गई है, उसको लेकर क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए मुंबई एयरपोर्ट पर जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उन्हें उनकी मोबाइल और उनके लोकेशन के आधार पर तस्वीरें जारी की गई है। जिस तरह से आरोपी अमरपाल का लोकेशन बार बार बदल रहा है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि महाराष्ट्र में भी वह छुप कर रह सकता है और किसी भी वक्त विदेश भागने की फिराक में हो सकता है। इसके लिए मुंबई एयरपोर्ट पर भी एहतियातन सुरक्षा बढ़ाई गई है, एटीएस की टीम लगाई गई है, विशेष जो जांच एजेंसियां होती है उन्हें अलर्ट पे रखा गया है और तस्वीरें, जो 4 तस्वीरें पंजाब पुलिस ने जारी की थी, वह तस्वीरें भी लगाई गई है। यानी कि पूरी तरह से पूरे देश में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पे है। जैसे ही कोई सुराग मिलता है तुरंत जो है मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी संभव है। अगर सत्यप्रकाश बात की जाए तो जिस तरीके से अमृतपाल की तलाश अभी भी जारी है, लेकिन अभी कार्रवाई पूरी नहीं हो पाई है, महाराष्ट्र में अलर्ट है, किस तरीके से वाहनों की चेकिंग की जा रही है? क्या कोई विशेष प्रक्रिया, क्योंकि जिस तरीके से लगातार पुलिस अलर्ट पर है, कहां कहां पर नाका लगाया गया, किस तरीके से अलर्ट पर पुलिस? बिल्कुल, देखिए अमृतपाल को जिस तरह से भागने में कहीं न कहीं वहां के लोकल लोगों ने जो मदद किया था, उसके बाद से यह देखा जा रहा है कि ये जो अमृतपाल का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है कि ब्रीजा कार से उसने पहले गाड़ी बदली, उसके बाद मर्सिडीज का उपयोग किया, इसके अलावा कई कपड़े उसने बदले जो है, तो तमाम चीजें जो है सामने आई। उसी तमाम वेशभूषा और जानकारियों के आधार पर पुलिस को अलर्ट रखा गया। खासकर महाराष्ट्र में प्रवेश करने वाले जो प्रवेश द्वार है वहां पर भी अलर्ट जारी किया गया है और खासकर जो ग्रामीण इलाके हैं, चाहे नंदेड़ हो, धुलिया हो, इस तरह के इलाकों में भी अलर्ट जारी किया गया है। तस्वीरें जारी की गई है कि इस तरह का अगर कोई शख्स नजर आता है तो उसके बारे में तुरंत एटीएस या मुंबई महाराष्ट्र पुलिस को सूचना करे। तो कहीं न कहीं देखा जा रहा है कि चेकिंग के साथ साथ जो हुलिया बदलने का उसका तरीका है, उस तरीके को भी लोगों को बताया जा रहा है कि किस तरह से वो मुंबई पुलिस और पंजाब पुलिस को चकमा देकर भागने में कामयाबी हासिल करना चाहता है। लेकिन पुलिस इस पूरे मामले में अलर्ट है और उसके जल्द गिरफ्तारी करने का भी दावा कर रही है। ठीक है सत्यप्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। तो अगली अहम खबरों की ओर रुख करते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने मंगलवार को राज्य के 5 शहरों में पेयजल और स्वच्छता सेवाओं में सुधार के लिए फ्रांसीसी विकास एजेंसी एजेंट फ्रांसिस्को डी डेवलपमेंट के साथ 817.12 करोड़ रुपए की परियोजना के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की उपस्थिति में प्रदेश सरकार की ओर से जल शक्ति विभाग के सचिव अमिताभ अवस्थी और एएफडी की ओर से कंट्री निदेशक ब्रूनो बोसले ने समझौता ज्ञापन पर साइन किए। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि इस परियोजना का उद्देश्य राज्य के 5 शहरों मनाली, बिलासपुर, पालमपुर, नाहन और करसोग में बेहतर मल निकासी सुविधाएं विकसित करना और मनाली और पालमपुर में पेयजल आपूर्ति में सुधार करना है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस परियोजना के अंतर्गत 612 करोड़ रुपए एएफडी द्वारा प्रदान किए जाएंगे, जबकि राज्य सरकार 204 करोड़ 85 लाख रुपए व्यय करेगी। परियोजना के अंतर्गत इन 5 शहरों के लाभार्थियों को हाउस सर्विस कनेक्शन उपलब्ध करवाए जाएंगे और मल निकासी संयंत्रों को अत्याधुनिक तकनीकों के साथ डिजाइन किया जाएगा, ताकि कृषि और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए अपशिष्ट का पुनः उपयोग किया जा सके। इस खबर पर हिमाचल प्रदेश से ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं। टीना जी, फिलहाल जिस तरीके से 5 शहरों में पेयजल और स्वच्छता सुधारों के लिए जो एमओयू साइन हुआ है, उसको लेकर किस तरीके की जानकारी? जी बिल्कुल, हिमाचल प्रदेश में एएफडी के साथ ऐसे सारा बस का जो एमओयू है वो साइन किया है और ये 5 शहरों के लिए किया गया है। अभी ये इससे जो परियोजना की जो 5 शहर है वो लाभान्वित होंगे। 2 चरणों में ये है कि योजना सरकार जो है वो पूरा करेगी और पहले चरण में 25.85 करोड़ रुपए की लागत आएगी और जो ये हाउस सर्विस कनेक्शन है ये इसमें उपलब्ध करवाए जाएंगे। 5 शहरों के जो लोग हैं इनको हाउस सर्विस कनेक्शन जो है सरकार उपलब्ध करवाएगी। इसमें मल निकासी संयंत्र है, इसको आधुनिक तकनीकों के साथ डिजाइन किया जा रहा है ताकि कृषि और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए जो अपशिष्ट है जो वो दोबारा उपयोग किया जा सके। और परियोजना का उद्देश्य जल क्षेत्र है, जो पर्यावरण स्थिति में सुधार करना है, जल दुरुपयोग को कम करना है, स्थानीय जो नियम है और अंतर्राष्ट्रीय प्रवर्तन परंपराओं के अनुसार गुणवत्तापूर्ण स्वच्छता सुविधाओं का यहाँ पर प्रबंधन करना है। इसमें आपको बताएं कि जिस तरह जो अभी तक जो शहर है, जो एमसीसी शहर है, वहाँ पे जो ब्लीचिंग पाउडर यूज होता है, उसको भी इस तकनीक के जरिए यहाँ पे इसको कम किया जाएगा, उसको हटाया जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर के बहुत सारे लोग होते हैं। तो अभी ये परियोजना है 5 शहरों में कार्यान्वित की जाएगी और अगर ये 5 शहरों में सफल रहती है तो उसके बाद अगला चरण में इसको देखा जाएगा कि अन्य जो शहर है वहाँ पे किस तरह किया जाएगा। फिलहाल ये मनाली, बिलासपुर, पालमपुर, नाहन और करसोग में जो है वहाँ पे जो ये परियोजना है ये वहाँ पे कार्यान्वित की जाएगी। जी, इन 5 शहरों में जिस तरीके से एमओयू साइन किया गया है, किस तरीके की सुविधाएं 5 शहरों में दी जाएगी? क्योंकि कहा जा रहा है कि लाभार्थियों को हाउस सर्विस कनेक्शन तक उपलब्ध कराए जाएंगे। जी देखिए, मनाली और जो करसोग वाला एरिया है वहाँ पे जो बताया जा रहा है कि पालमपुर और मनाली है, पेयजल आपूर्ति में वहाँ पे सुधार किया जाएगा, क्योंकि मनाली जो है विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, लेकिन पीने की पानी की समस्या वहाँ पे बहुत ज्यादा है और शौचालय है या ये बोले कि सीवरेज की समस्या वो भी वहाँ पर है। तो ये जो 5 शहर है फिलहाल इनमें 2 तरह की जो सुविधाएं हैं वो सरकार प्रदान करने जा रही है। पहली तो जो ये मल निकासी की सुविधा है ये वाली, और दूसरी जो है पेयजल आपूर्ति, ताकि जो ये शहर है, क्योंकि ये प्रमुख ऐसे शहर है जो पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं उनको भी जो काफी टाइम से ये समस्या है, क्योंकि मनाली है, बिलासपुर, पालमपुर, नाहन, करसोग, यहाँ पे जो ये 2 सुविधाएं फिलहाल इन पे जो ये परियोजना है ये काम करेगी। जी, जिस तरीके से यहाँ पर ये एमओयू साइन किया गया है, प्रदेश को काफी बेहतर सुविधाएं इससे मिल सकती है, ये जाहिर सी बात है, और कई समस्याएं जो है उनका निराकरण इस समय होगा। लेकिन अब जिस तरीके से ये एमओयू साइन हुआ है, इस पर विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, अभी विपक्ष की प्रतिक्रिया नहीं आई है और ये जो परियोजना है 3 साल की अवधि रहने वाली है। पहला जो चरण है
18 महीने के बाद इसके 18 महीने के बाद जो है दूसरा चरण शुरू होगा। फिलहाल जो अब विपक्ष की बात करें, विपक्ष इससे तो प्रतिक्रिया है क्योंकि देश में ये एमओयू साइन हुआ है और जो ये परियोजना है ये शहर है इनके में जो नल निकासी और पीने के पानी की आपूर्ति है उसके लिए है और ये काफी लंबे समय से जो लोगों की मांग थी स्थानीय लोगों की। तो ऐसे में जो विपक्ष है वो भी ये चाहेगा, वो बार बार कह रहा है कि वो सरकार के साथ है, लेकिन सरकार ये दिखाए उनको कि वो साथ उनको चलाना चाहते हैं विपक्ष को। तो ऐसे में फिलहाल विपक्ष इस मामले में फिलहाल अगर एमओयू को करे इससे फिलहाल विपक्ष की वेबसाइट पर कोई प्रतिक्रिया नहीं है। जी अगर टीना जी बात की जाए तो जिस तरीके से पर्यटन के क्षेत्र से में काफी अहम है और आजीविका पर्यटन से चलती है हिमाचल की, अब जब मोहाली और मनाली, माफ कीजिएगा, मनाली जैसी जगह पर इस तरीके की सुविधाएं होगी तो पर्यटक इससे ज्यादा आकर्षित होंगे क्योंकि उन्हें सुविधाएं बेहतर मिलेंगी, तो इससे पर्यटन को भी बढ़ावा कहीं ना कहीं मिलेगा। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बोला क्योंकि मनाली की अगर हम बात करें पर्टिकुलर इन शहरों से अलग हटा के अगर हम मनाली की बात करें, मनाली एक ऐसा पर्यटन स्थल है जो विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, विश्व मानचित्र पर एक स्थान रखता है। देश विदेश से पर्यटक जो है मनाली पहुंचते हैं, लेकिन वहाँ पे अगर हम जैसे की बात करें कि पर्यटन के तौर पर जो सुविधा है, अगर हम शौचालय की बात करें वहाँ पे काफी लंबे समय से जो लंबी मांग है ये भी है और सरकार को ये देखना भी है कि ये जो शहर है ये छोटी छोटी चीजें हैं इनके कारण जो पर्यटन है उसको धक्का न पहुंचे, जो नाम है शहर का अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र वो खराब न हो। तो निश्चित तौर पे जो ऐसी सुविधाएं वहाँ पे मिलेंगी तो स्थानीय लोगों के साथ साथ जो पर्यटक वहाँ पहुंचेंगे उनको भी लाभ होगा और जो स्थानीय लोग हैं उनके रोजगार पर भी जो सकारात्मक प्रभाव है वो पड़ेगा। लोगों की जो आमद है वहाँ बढ़ेगी, चाहे वो देशी पर्यटक है चाहे विदेशी पर्यटक है, लोग वहाँ पे जाना ज्यादा पसंद करेंगे क्योंकि जहाँ सुविधाएं हो वह लोग ज्यादा जाना पसंद करते हैं। तो ऐसे में मनाली को अगर हम पर्टिकुलर मनाली की बात करें, पालमपुर की बात करें, वहाँ पे पर्यटन को जो है बहुत बढ़ावा मिल सकता है। जी ठीक है टीना जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तेईस मार्च को उत्तराखंड की धामी सरकार का 1 साल पूरा होने जा रहा है। इस मौके पर उत्तराखंड बीजेपी अपने तमाम कार्यक्रमों की तैयारी कर रही है। इसके लिए विधायकों के 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई है। विधायकों के इस प्रशिक्षण शिविर के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया गया है। इसके समापन समारोह पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहने की बात कही जा रही है। उत्तराखंड में बीजेपी के दूसरे कार्यकाल का पहला साल आने वाले 23 मार्च को पूरा हो जाएगा। इस मौके पर उत्तराखंड में बीजेपी पूरे प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बना रही है। सरकार के 1 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में हर जिले में जिले का महामंत्री विकास पुस्तिका का विमोचन भी करेगा। और 2 तिथि हमने दी हैं 24, 25, 26 या 26, 27, 28 जो भी तिथि केंद्र हमको प्राप्त होगी, हम अपने भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायकों का अपना 2 दिवसीय ट्रेनिंग कैंप हम उत्तराखंड में लगाने वाले हैं, जिसमें हमने अनुरोध किया देश के प्रधानमंत्री से, उसके उद्घाटन में हो रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी उसके समापन अवसर पर हैं। इस कार्यक्रम की तिथि जैसे केंद्र से तय होकर आएगी हम आपको बताएंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, फिलहाल जिस तरीके से धामी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूर्ण होने जा रहा है और इस कार्यकाल में जो भी विकास हुए उसकी उपलब्धियां गिनवाने के लिए अलग अलग कार्यक्रम प्रदेश में आयोजित किए जाएंगे। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने पर तमाम यहाँ पर कार्यक्रमों का कार्यक्रम होने जा रहे हैं, जिसमें जन सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। और अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कार्यक्रम की रूपरेखा भी तैयार कर दी है। इसको लेकर के समुचित तैयारी के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सरकार के 1 वर्ष पूरे होने के अवसर पर कल यानी 23 मार्च को राज्य के जनपद मुख्यालयों में 1 साल नई मिसाल कार्यक्रम के अंतर्गत जनसेवा थीम पर बहुदिवसीय शिविरों का आयोजन होना है।
चिकित्सा शिविरों का आयोजन किया जाएगा। मुख्य कार्यक्रम में जनपद देहरादून में आयोजित होने हैं और समस्त जनपदों के मुख्यालयों में कल कार्यक्रम किए जाएंगे, जिसमें विकास पुस्तिकाओं का विमोचन किया जाएगा। बहुउद्देशीय शिविरों का यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है, चिकित्सा शिविरों का आयोजन किया जाएगा। और वही मैं आपको बता दूं, जनपद मुख्यालयों में कार्यक्रम की अध्यक्षता यहाँ पर की जाएगी और प्रभारी मंत्री जो है उनके द्वारा की जानी है। और जिस जनपदों में प्रभारी मंत्री यहाँ पर नहीं आ पाएंगे, वहाँ पर कहीं ना कहीं जो सांसद गण है वो यहाँ पर कार्यक्रम करेंगे। बहुउद्देशीय शिविर में आम जन को जो जनता को जो प्रदान की जा रही जो सेवाएं उपलब्धता है उनके बारे में बताया जाएगा। विभिन्न विभागों के द्वारा प्रदान की जाने वाली जनउपयोगी की जो जनता को जो यहाँ पर उपयोगिता है उसको यहाँ पर दी जाएगी। सुविधाओं की जानकारी यहाँ पर दी जाने वाली, निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा और जांच की यहाँ पर जो दवाइयों की वितरण आदि की सुविधा है वो यहाँ पर दी जानी है। और ये कल कार्यक्रम यहाँ पर 11 बजे से होने हैं। प्रभारी मंत्री सांसद के द्वारा अपनी जनता को संबोधित किया जाना है। उसके बाद यहाँ पर कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित होने हैं। वहीं पर करीब कल देहरादून में करीब 12:30 पर यहाँ पर मुख्यमंत्री के द्वारा जनता को संबोधित किया जाएगा और उसका प्रसारण भी यहाँ पर सजीव यहाँ पर लाइव प्रसारण किया जाना है। और तमाम जनपद मुख्यालयों में लगातार तमाम कार्यक्रम है। वहीं 2 दिवसीय यहाँ पर विधायकों का जो भाजपा के विधायक है उनका प्रशिक्षण का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें मुख्यमंत्री यहाँ पर रहने वाले हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। और वहीं उसके समापन कार्यक्रम में जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको बुलाने का कार्यक्रम किया गया है। तो पूरी तरीके से धामी सरकार के 1 साल को विशेष बनाने के लिए तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। तमाम जो सभी 13 जिले हैं उन सभी 13 जिलों में लगातार कार्यक्रम किए जाने हैं और पूरी तरीके से इस 1 साल को विशेष बनाने के लिए यहाँ पर तमाम कार्यक्रम किए जाएंगे। जनता के बीच में पहुंचने का कार्यक्रम है और तमाम कार्यक्रम जनता को संबोधित किया जाना है। कई जो सरकार ने 1 साल में उपलब्धता करी है उनको कहीं ना कहीं जनता के बीच में पहुंचे, उसको लेकर के तमाम कार्यक्रम यहाँ पर किए जा रहे हैं। अमित, जिस तरीके से विधायकों के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा, इसमें प्रधानमंत्री तक के यहाँ पर पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। किस तरीके का ये प्रशिक्षण शिविर होगा? देखिए, इस प्रशिक्षण शिविर की अभी क्योंकि तारीख यहाँ पर तय नहीं हुई है, तारीख को लेकर के केंद्र से अप्रूवल अभी तक नहीं मिल पाया है। जैसे ही अप्रूवल मिलता है तो 2 दिन का शिविर यहाँ पर रखा जाना है, उसको लेकर के तैयारी लगातार की जा रही है। और सबसे बड़ी बात, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस कार्यक्रम में बुलाया जाए, उद्घाटन उसके द्वारा कहीं ना कहीं कार्यक्रम का होना है और समापन क्योंकि 2 दिन के बाद समापन होगा तो उसके लिए जेपी नड्डा को यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। उसके लिए तारीखों का यहाँ पर अप्रूवल मिलने की यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है। केंद्र से जैसे अप्रूवल मिलता है तो वैसी तारीखों की यहाँ पर घोषणा कर दी जाएगी। और 2 दिन के प्रशिक्षण शिविर में विधायकों को जो अभी 1 साल के तहत धामी सरकार के द्वारा जो जन कल्याण के जो लगातार जारी की गई उत्तराखंड के लोगों के लिए और जो काम किए गए, जो जनता के लिए जो योजनाएं बनाई गई हैं उन योजनाओं को जनता तक पहुँचाया जाए, जनता का फीडबैक कहीं ना कहीं दिया जाए, उसको लेकर यहाँ पर लगातार प्रशिक्षण होना है विधायकों का। और तमाम तरीके से क्योंकि अभी जब निकाय चुनाव है साल के अंत में, उसके बाद लोकसभा चुनाव है, तो जनता का फीडबैक लेना बेहद ही महत्वपूर्ण है। उसको लेकर के विधायकों का प्रशिक्षण होना है। खुद प्रधानमंत्री को इसमें बुलाया जा रहा है और उसके बाद कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के द्वारा भी यहाँ पर किए जाएंगे कैसे जनता के बीच में जाया जाए, उनसे बातें की जाए और जो योजनाएं कहीं ना कहीं उत्तराखंड सरकार के द्वारा जनता के लिए जारी की जा रही है उन योजनाओं का लाभ कितना लोगों तक पहुंचा इसमें जानकारी दी जाए और साथ ही साथ जनता का मन टटोला जाए इस प्रकार से भाजपा के लिए क्या चीजें यहाँ पर चल रही है। अगर कुछ यहाँ पर कोई नाराजगी है, कुछ दिक्कत है कि जो योजना तक नहीं पहुंच पा रही है उसका भी संज्ञान लिया जाए। और साथ ही यहाँ पूरी तरीके से कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई है। अप्रूवल से ही यहाँ पर तारीखों का ऐलान भी कर दिया जाएगा। फिलहाल विधायकों का 2 शिविर है, उसको लेकर के तैयारियां की जा रही है और जनपद मुख्यालय में ये कार्यक्रम रखा जाएगा तो उसको लेकर के तमाम तरह की तैयारी की जा रही है। और कहीं ना कहीं इस 1 साल को सरकार के 1 साल को विशेष बनाने के लिए और भी कार्यक्रम किए जा रहे हैं जो पूरे 23 मार्च के बाद तक यहाँ पर 30 मार्च के बीच में लगातार चलते रहेंगे और तमाम विभागों के द्वारा इस कार्यक्रम में लगातार तैयारी की जा रही है। ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो अगली अहम खबरों की ओर रुख करते हैं। राजधानी रायपुर में कांग्रेस सरकार द्वारा स्काई वॉक को लेकर बनाई गई 2 कमेटियों ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। दोनों कमेटियों ने अपने रिपोर्ट में सरकार को स्काई वॉक प्रोजेक्ट पूरा करने का सुझाव दिया है। इन दोनों कमेटियों को इस रिपोर्ट को देने में करीब 4 साल का समय लगा। सामान्य सुझाव समिति की रिपोर्ट में कहा गया कि स्काई वॉक को नहीं तोड़ना चाहिए, इसे तोड़ने से जनता के पैसों की हानि होगी। इस रिपोर्ट को देने वाली सामान्य सुझाव समिति के अध्यक्ष कांग्रेस विधायक सत्यनारायण शर्मा है। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस की सरकार को स्काई वॉक के मुद्दे पर अब घेरने की कोशिश की और कहा कि सत्यनारायण शर्मा कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद भी कांग्रेस सरकार अगर स्काई वॉक के निर्माण को रोक सकती है तो 2023 में बीजेपी की सरकार आने पर इसका निर्माण पूर्ण कराया जाएगा। इसके अलावा मुणत ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री जिस मार्ग से रोज आते हैं वहां पर 4.5 वर्ष बीतने के बाद भी फ्लाईओवर का निर्माण नहीं करवा सके। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रायपुर से संवाददाता ज्वादास मानिकपुरी हमारे साथ मौजूद हैं। ज्वादास, फिलहाल जिस तरीके से स्काई वॉक को लेकर दोनों कमेटियों की रिपोर्ट आ गई है, किस तरीके की जानकारी दोनों रिपोर्ट्स में दी गई है, विस्तार से बताएं। देखिए, छत्तीसगढ़ में जो है भाजपा की जब सरकार थी उस समय जो है रायपुर राजधानी में जो है स्काई वॉक का निर्माण करवाया गया था और यह स्काई वॉक जो है अधूरे पड़ा हुआ है अभी भी। इस पर जो है वो राजनीति तेज हो गई है। कल जो है बीजेपी के प्रवक्ता और पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने जो है प्रेस वार्ता लेते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जो सरकार है वह स्काई वॉक को अधूरे लटका दिए है, जबकि इस स्काई वॉक को पूरे करने की जिम्मेदारी जो है कांग्रेस की सरकार है। जबकि 4.5 साल हो गए हैं लेकिन स्काई वॉक पे कांग्रेस की सरकार ध्यान नहीं दे रही। वही कांग्रेस के जो नेता है, वरिष्ठ नेता है सत्यनारायण शर्मा, उन्होंने अपनी इस स्काई वॉक पर जो है रिपोर्ट भी सरकार को सौंप दी है। इसके बावजूद जो है इस पर कार्य नहीं किया जा रहा है और उन्होंने यह भी कहा कि जब भाजपा की सरकार 2023 में आएगी तो इस स्काई वॉक की जो कार्य है उसको पूर्ण किया जाएगा। तो इस तरीके की जो बातें हैं वो कल बीजेपी के जो नेता है राजेश मूणत, पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने कही है। साथ में आपको यह भी बताऊं कि जो स्काई वॉक का मामला है वो EWO में जो भी है ये रखा गया है। इसमें जो है पूर्व मंत्री जो राजेश मूणत को अभियुक्त करार दिया गया है। साथ में इसकी जांच जो है वो चल रही है। कांग्रेस की तरफ से जो है उस जांच के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया है। साथ ही कांग्रेस की तरफ से भी यह कहा गया है कि यह जो स्काई वॉक का मुद्दा है वो स्काई वॉक है वह पूर्व की सरकार जो है, भाजपा की सरकार जो है उसकी भ्रष्टाचार की मूरत है और देखा जाए तो इस पर काफी भ्रष्टाचार हुआ है। तो इस तरीके के आरोप जो है कांग्रेस की तरफ से भी बीजेपी पर लगाए गए हैं। अब जिस तरीके से बीजेपी सीधे तौर पर कह रही है कि अगर रिपोर्ट आने के बाद में, क्योंकि सत्यनारायण शर्मा जो खुद कांग्रेस के ही नेता हैं उन्होंने ये रिपोर्ट एक पेश की है, अब बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि उनकी रिपोर्ट आने के बाद भी अगर स्काई वॉक का काम पूरा नहीं होता है तो बीजेपी अपनी सरकार आने पर इसे पूर्ण करेगी। जी देखिए, इस मामले पे क्या है, अभी जो यह स्काई वॉक का मामला है EOW के पास है अभी और इस पे जांच चल रही है। संबंधित अधिकारी जो है इस पे जांच कर रही है। जब तक यह जो जांच है वो पूर्ण नहीं हो जाता तब तक ऐसा संभावना जताई जा रही है कि सरकार जो है इस पर हाथ नहीं डालेगी। और यह भी कहा जा सकता है कि जिस तरीके से शिकायत हुई है बीजेपी के शासन में यह स्काई वॉक का निर्माण चालू हुआ था जो अभी अधूरा पड़ा हुआ है, लोगों को कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि स्काई वॉक जो है कांग्रेस की सरकार में पूर्ण हो जाएगी। लेकिन लगभग 4.5 साल हो जाने के बाद भी कांग्रेस की सरकार ने इस पर कोई कार्य नहीं किया, जबकि यह जांच का अभी विषय है और जांच चल ही रहा है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस ने भी हमला बोला है बीजेपी के ऊपर कि यह जो लागत है इसकी 50 करोड़ से भी ऊपर का जो लागत है वो जानबूझकर बीजेपी के शासन में इसको बढ़ाकर किया गया, तो सीधे सीधे कांग्रेस का भी यही आरोप है कि इसमें भाजपा के जो पूर्व नेता है और जो कार्यकाल में जो भ्रष्टाचार हुई है स्काई वॉक पे उसकी जांच होनी चाहिए। इसके तहत जो है वो जांच की कार्रवाई अभी चल रही है और आगे यह भी कहा जा सकता है कि इस पर राजनीति जो है काफी तेज हो जाएगी। और बीजेपी के तरफ से जो अभी स्टैंड आया है कि कांग्रेस की सरकार ने 4.5 साल में कुछ भी नहीं किया, तो यह
देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में जांच की जो समिति है, जांच जो वो एजेंसी है, वो जांच के बाद कौन सी जो प्रक्रिया पर है जो आगे बढ़ती है, कौन सी निर्णय पर आगे बढ़ती है, उसके बाद ही जो बीजेपी और कांग्रेस है वो आगे रणनीति अपनाएगी। हमला लगातार बीजेपी द्वारा किया जा रहा है। इस दौरान भूपेश बघेल पर हमला बोलते हुए मुनत ने सीधे तौर पर कहा कि जहां से सीएम रोज गुजरते हैं, हर बार गुजरते हैं, वहां भी 4.5 साल में एक फ्लाईओवर नहीं बनवा पाए। जी, निश्चित ही कल जो है बीजेपी के जो नेता पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने जो है सरकार पर जो काफी हमला बोला है, उन्होंने यह भी कहा कि इस मुद्दे पर जो है सरकार मुझे टारगेट कर रही है। यहाँ तक कि उन्होंने यह भी बात कही कि सरकार जो है वो इसी के कारण जो है मुझे सुरक्षा तक नहीं दी गई, मुझे सुरक्षा हटा ली गई है। साथ में उन्होंने यह भी कहा कि जिस तरीके से जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है वो लगातार मुझ पर टारगेट कर रहे हैं, इस तरीके की जो बातें हैं वो पूर्व मंत्री के द्वारा की गई है। तो यह काफी गंभीर विषय है कि सुरक्षा के अगर मद्देनजर देखा जाए तो पूर्व मंत्री की सुरक्षा हटा लेनी जाए। और साथ ही यह बीजेपी की तरफ से भी स्टैंड आया है कि जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस की सरकार ने जो कार्य कर रही है छत्तीसगढ़ में, बीजेपी की तरफ से यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि कांग्रेस ने जो है सिर्फ घोषणाएं ऊपर घोषणाएं की हैं लेकिन अमल किसी पर नहीं हुआ है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जी सिर्फ मुख्यमंत्री जो घोषणा कर रहे हैं लेकिन अधिकारी जो है उस पर अमल नहीं करे। तो सीधे सीधे यह आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री की बात जो है यहाँ के अधिकारी और कर्मचारी नहीं सुन रहे हैं। ठीक है जादास, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल के लिए राजधानी लाइव में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज।